पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r का अस्तित्व है, यानी q और r रहते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r निम्नलिखित को अवश्य संतुष्ट करेगा। यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे दिया क्या गया है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यानी कि हम अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसको ध्यान रखना है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है। तो हमारा जो भाज्य बराबर क्या होता है, हम लिखते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, ये होता है आपका भाजक गुणा में आपका यहाँ पे भागफल, और फिर इसके साथ प्लस हो जाता है आपका शेषफल। ये सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए आपको। इसमें भाज्य क्या होता है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसमें a जो है ये है हमारा भाज्य। तो यहाँ पर भाज्य क्या बता रहा है, a बराबर क्या होता है, भाजक जो है इसमें b है तो b है, भाजक गुणा में क्या है, यहाँ पर आपको q दिया गया है तो ये आपका कोसेंट है, ठीक है ना, कोसेंट। और फिर आपका जो है शेषफल जो है उसको हम रिमाइंडर के नाम से r से जानते हैं। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपको दी गई है। तो इसमें बोल रहा है कि ये r जो है किसको संतुष्ट करेगा। अगर आपने इस तरह से भाग देना सीखा है स्टार्टिंग में, बचपन में आपने इस तरह से देखा है, तो इस तरह से जब हम भाग देते हैं तो अंदर जो टर्म होती है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर अंदर 25 है और बाहर मैंने मान लीजिए 7 लिख दिया, और मान लीजिए ये 7 से कितनी बार में जाए, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 या 21, 3 बार में जाएगा। तो हम यहाँ पे 21 लिख दें और यहाँ पे आप इसको घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 4। तो अब समझिए इसको, इस चीज़ को, भाज्य क्या होता है, तो भाज्य जो है आपका अंदर वाला जो है ये भाज्य कहलाता है। ध्यान रखेंगे आप, हर चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जो बच्चे ज़्यादा जल्दबाजी में है वो जल्दबाजी करें, और जिनको समझना है वो समझ सकते हैं। तो 25 जो है ये क्या है आपका, ये होता है भाज्य, ठीक है। और ये जो है आपका 3 जो निकला अभी हमारे पास, ये क्या निकला है, तो ये हमारे पास भागफल है। क्या है ये, भागफल। और इसके बाद जो ये नीचे आपका 4 बचा है, ये क्या है आपका, ये है शेषफल। और आपका बचा हुआ अंतिम भागफल ले लिया, भाज्य ले लिया, शेषफल ले लिया, तो बचा क्या, भाजक। तो ये क्या हो गया, 7 आपका, ये हो गया भाजक, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है लिखा क्या गया है। यानी कि जो शेषफल यहाँ पे पूछा क्या, आर जो है ये शेषफल है, इस शेषफल का संबंध बताना है आपको। तो यानी कि किसको संतुष्ट करता है शेषफल, तो देखो शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाता है। तो यानी कि शेषफल या तो 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा होगा, 0 से कम नहीं हो सकता, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि जो आर है वो 1 से ज़्यादा हो, ऐसा तो है नहीं। मैंने कहा कि यहाँ पे आर क्या, रिमाइंडर क्या आता है, हम जब सब कुछ भाग देते हैं यहाँ पे 0 आ सकता है, तो 1 वाला तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पे 0 0 3 ऑप्शन 0 वाले हैं, और मैंने बताया कि या तो ये 0 हो सकता है, यानी कि आर 0 के बराबर आ सकता है, सही बात है ये। तो आर 0 के बराबर ना तो इसमें दिया है ना इसमें दिया है, इसमें दोनों में आर जो है आपका 0 से ज़्यादा ही दिया है। इसमें भी 0 से ज़्यादा आर है, इसमें भी 0 से ज़्यादा आर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और पहला वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाता है कि आर जो है या तो 0 के बराबर होगा या फिर आर जो है 0 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो अगर 0 आ जाता तो हमारा काम खत्म हो जाता है, या तो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, 4 बचा है हमारे पास शेषफल, तो 0 से या तो ज़्यादा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। और फिर दूसरी बात क्या है, ये आर जो है किससे कम होगा, बी से कम होगा। बी मतलब क्या होता है, भाजक, इससे कम होना चाहिए, ठीक है ना, तब संतुष्ट करेगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर हम भाग दे देंगे, अगर यहाँ पे 8 आता तो फिर 7 से भाग देते। तो हम देखते जाएंगे कि हमारा जो भाजक है ये आर से क्या होता है, बड़ा होगा, तो इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इससे पहले वाला जो मैंने पेपर दिया था आपको उसमें इसको करवाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं द्वितीय क्वेश्चन पे। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त हों। ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ढंग से क्वेश्चंस को कर लेना। जब एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा आपको। तो वह सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जिसमें जिससे कि 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हों। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करें कि बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। अगर हमें बोल रहा है कि अगर हम 70 को भाग दें उससे तो हमारे को शेषफल क्या मिले, 5 मिले। तो अभी अभी हमने शेषफल वाला ही ये किया ही है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं, मेरे को पहले बोल रहा है कि संख्याएं क्या है, 70 है एक, ठीक है, और एक संख्या है 125, ठीक है। जब इसको विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है, हमारे पास 5 आता है। तो 70 का शेषफल 5 आता है, तो यानी कि अब संख्या क्या बची, 65, ठीक है। और 125 का शेषफल कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या बची हमारे पास, शेषफल निकाल दे तो हमारे पास बचेगी 125 में से 8 घटा दीजिए तो ये बचेगा कितना आपका, 117, 117 बच जाएगा।
ठीक है, तो ये संख्याएं हमारे को मिल गई। अब इन दोनों संख्याओं का क्या कर ले, हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 65 का निकाल लेते हैं। 65 का कितने बार में जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 13 बार में कट गया बस, अब इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर 117 का निकालूँ तो 117 कितना हो जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 तियां 9 और 3 निम 27, 3 से चला जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 निम 27, और ठीक है, फिर 3 से चला जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 13। तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें लेना है, तो हमें पता है कि 5 गुणा 13 तो इसका आया है, और इसका क्या आया, इसका आया 3 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अब हमारे कॉमन लेना है, तो कॉमन देखिए हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो यही हमारा वो संख्या है। अगर हम इस 70 में 13 से भाग देंगे तो हमारे को शेषफल 5 प्राप्त होगा। अगर हम 125 में 13 से भाग देंगे तो हमारे को शेषफल जो है वो 8 प्राप्त होगा। आप भाग करके देख लेना, इस तरह से भाग करिए कि 70 लिखिए बीच ब्रैकेट में और 13 से भाग करिए, 13 पंजे 65, 5 बार से ज़्यादा जाएगा नहीं, 65 आया, भाग शेषफल कितना 5 प्राप्त हुआ, संतुष्ट हुआ ये। और इसी तरह से आप 125 को भाग करके देखिए, 125 लिखिए और इसको 13 से भाग करके देखिए, तो ये कितनी बार में जाएगा, आपका जाएगा ये 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 63 91, और इसके बाद में आ जाएगा ये अट्ठे 104 और निम्न 117, 9 बार में 117 आएगा। उससे ज़्यादा आप जाओगे और 130 आ जाएगा, 10 बार में 130 आ जाएगा, तो 117 माइनस करिए तो 9 आ गया, तो यही हम, सॉरी 8 आ गया। तो हमारे पास देखिए शेषफल यहाँ पे 5 आना था, 5 आ गया, और यहाँ पर हमने 13 से भाग किया तो शेषफल हमारे को 8 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, वह यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वो संख्याएं हैं। देखिए कभी भी किसी भी संख्या का एचसीएफ अगर केवल 1 निकले तो वो संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आपका कोई संख्या 7 है और वो भी संख्याएं आपकी जोड़े में होंगी 7 और 13, ठीक है, इसका एचसीएफ 1 ही निकलेगा। क्या निकलेगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही निकलेगा, क्योंकि ये खुद से ही भाग होंगी और 1 से भाग होंगी, उसके अलावा किसी से नहीं होंगी। इसी तरह से और कोई संख्या अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जैसे कि 3 हो गया, और भी आप ले सकते हैं, 3 के 17 ले सकते हैं। तो ये भी जो संख्याएं हैं ये खुद से जाएंगी या फिर 1 से जाएंगी। तो वो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है, और इसमें हमने जो आंसर निकाला था वो ए ऑप्शन करेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है आलेखीय रूप से, यहाँ पर जो है ये आपको 2 युग्म दिए गए हैं, समीकरण युग्मों को युग्म 2 रेखाएं निरूपित करता है, जो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आलेखीय रूप से 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 दे रखा है, और दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। समीकरणों का युग्म 2 रेखाएं निरूपित करता है, जो क्या होंगी, ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या ठीक 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समानुपाती होती है, या समांतर होंगी। सबसे पहले हमारे को जो दी गई हैं वैल्यूज उनको देख लेते हैं, और हमारे को अगर आपने याद होगा और पढ़ा है तो ए बी सी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए एक्स ए आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या होता है आपका सी हो जाएगा ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है क्या होता है, ये हम A1 है तो ये आपका B1 है, और ये वाला आपका C1 है। इस तरह से अगर इसको बोलूँ तो ये क्या है आपका A2 है, ये क्या आपका B2 है, और ये क्या आपका C2 है। आपके पास A1 B1 और C1 की वैल्यू लिखी हुई है। इस तरह से A2 B2 और C2 की वैल्यू लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। हमारे को पता है कि ये जो है वैल्यूज़, हम पहले इनको क्या करते हैं, A1 अपॉन में A2 निकाल लेते हैं। तो A1 अपॉन में A2 निकालिए, तो सबसे पहले मैं अगर A1 बटे में A2 निकालूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं A1 का मान कितना है 6 है, ठीक है, और A2 का मान कितना है 2 है, तो 6 बटे 2 कर दें इसको, तो ये 6 बटे 2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 एकम 2 और 2 तियां 6, यानी कि 3 आ जाएगा, या 3 बटे 1 बोल सकते हैं आप सीधा, ठीक है। इस तरह से इसको काट देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 2 से काटा 2 एकम 2 और 2 तियां 6, तो 3 बटे 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपका नेक्स्ट जो निकालना चाहूँ B1 अपॉन में B2, यहाँ पे B1 बटे B2 निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसका B1 कितना है आपका -3 है, ठीक है, और B2 कितना है -1 है। y के साथ कुछ नहीं है तो 1 रहता है हमेशा, जानते हो कोई भी टर्म के साथ कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 माना जाता है। तो हम कह सकते हैं -3 बटे -1, -3 अपॉन में -1। तो इसको हम माइनस माइनस हटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 बटे 1, ठीक है। यहाँ पे भी 3 बटे 1 आया, यहाँ पे भी 3 बटे 1 आया। अब हमारे पास C1 अपॉन में C2 करना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं C1/C2 कर लेते हैं। तो C1 कितना है आपका, C1 है 10 और C2 कितना है 9, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 10/9। ये क्या कटेगा किसी से, तो मेरे हिसाब से तो नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो अब हमारे पास, हमको याद होगा एक जो रूल क्या कहता है,
यहाँ पर देखेंगे आपकी A1 अपॉन में A2 बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, ध्यान से देखना समझना, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। A1 बटे A2 का मान आया 3/1, B1 अपॉन B2 का मान भी आया 3/1, लेकिन C1 अपॉन C2 का मान उनके बराबर नहीं है। तो हमारे को यहाँ पर समीकरण क्या देखने को मिल रही है कि A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बटे में C2 के। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होती है, यहाँ पर जो लाइन होती है वो कैसी होती है, आपकी लीनियर इक्वेशन क्या करती है, समानांतर होती है। ठीक है, समानांतर होती है। कोई हल नहीं होता तो क्या होती है, समांतर होते हैं। ठीक है, पैरेलल होते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक, एक पे भी नहीं करेगी, दो पे भी नहीं करेगी, हल नहीं है, संपाती भी नहीं है, समांतर है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है। समझ में आया? ये रिलेशन याद होगा सारे के सारे। A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2 होगा तो क्या होगा, ठीक है, आपका A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो ये क्या होगा, और A1 जो अभी आपके सामने रिलेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई हल नहीं होता जब ये संख्याएं में आपका C1/C2 बराबर ना हो तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। और दूसरी बात क्या होती है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, इक्वेशन जो हमारा हल मिलेगा वो समानांतर बताएगा। ठीक है, तो हमारे जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन आएगी ये, तो समानांतर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी, ध्यान देना, 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो c का मान होगा, मूल बराबर की बात कर दी इसने, ध्यान देना कि मूल बराबर कर दिए इसने, तो c का मान आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे पहले वाले पेपर में मैंने ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था आपको। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ये इक्वेशन जब है हमारे पास तो आपको अच्छी तरह से पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी होती है वो क्या होती है, ax², ठीक है, देन प्लस bx देन प्लस c बराबर 0, यही होती है। अब देखिए यहाँ पर a का मान क्या है, तो a का मान आपको देखने को मिल रहा है कि 2 है, क्योंकि x² के साथ a है और यहाँ पे x² के साथ क्या है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पर x तो x है, लेकिन x के साथ यहाँ पे -8 है, और यहाँ पर b का मान क्या है, -8 है, और c का मान तो c है। तो अगर विविध के मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, जब हमारे मूल बराबर होते हैं तो d डिस्क्रिमिनेंट जो विविध होता है वो 0 होता है। और जब इसको हम लिखना चाहें तो अगर ये 0 होता है, डी का मान 0 होता है, और डी का मान होता क्या है एक्चुअल में, तो डी का जो सूत्र होता है उसको ध्यान रखिए, डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर हम लिखते हैं b² माइनस 4ac। देखना, ध्यान रखना ये चीज़, फॉर्मूला बार बार मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूले रटते जाओ, चाहे कुछ भी करो, फॉर्मूले को तो रटना पड़ेगा आपको, याद हो ना हो रटो। डी का मान 0 हो गया, तो अगर मैं डी की जगह क्या कर दूं, यहाँ पे 0 रख दूं, क्योंकि जब मूल समान होते हैं तो डी का मान क्या होता है, 0 आता है, यानी कि जो b² माइनस 4ac है ना, ये 0 के बराबर होता है। यानी कि मैं इसको कहूँ कि 0 बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। सही है, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर मूल बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि b² बराबर हो जाएगा 4ac के। कैसे होगा, देखो ये माइनस का 4ac है, ठीक है, उसको उस तरफ 0 की तरफ ले जाओगे तो ये माइनस का 4ac क्या हो जाएगा, प्लस का 4ac हो जाएगा, और b² इधर ही रह जाएगा, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 4ac। ये शॉर्ट सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए, जब मूल बराबर हो तो b² माइनस 4ac होता है, बहुत छोटा सा ध्यान रखना है। या तो फिर आप पूरा लिखो कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है, फिर हम इसमें लिखें, ये करें वो करें, डायरेक्ट याद रखो, मूल बराबर होंगे तो b² इक्वल्स टू 4ac होता है। अब हमें करना क्या है, हमारे को b का मान पता है। सबसे पहले b देखिए, इसमें b का मान जो है ये रहा b, और b का मान क्या दे रखा है, b का मान दे रखा है -8, ध्यान देना है -8। ठीक है, x के साथ जो होता है वो आपका b का मान होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि b का मान -8 का स्क्वायर कर देता हूँ, बराबर कर दीजिए। अब आपका 4 है, इसके साथ में 4 कर दीजिए, इंटू कर दीजिए a कितना है, यहाँ पर a का मान जो है 2 है, मैंने आपको बताया जो x² के साथ होता है वो क्या होता है, a होता है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 गुना कर दीजिए, इंटू में c की जगह क्या है, तो c की जगह c ही है, क्योंकि c का मान तो हमें निकालना है, तो c का गुणा कर दिया, c हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो -8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 64, 64 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8c हो गया, है ना। अब यहाँ से c का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 64/8 हो जाएगा। सभी को पता है समीकरण सॉल्व करना, भाई इधर 8c है, c यहीं छोड़ूंगा तो c के साथ में 8 क्या है, गुणा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 8 से इसको काटूँ तो 8 8 64, यानी कि c का मान जो है मेरे पास क्या आया, 8 आया। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन को देखिए, और यहाँ पर जो c का मान है वो क्या निकल रहा है, डी ऑप्शन सही निकल रहा है। तो हमारा 5वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हुआ आपको? ध्यान से अगर आप देख रहे हो वीडियो तो किसी को समस्या नहीं आने वाली, एंड टाइम पे हर चीज़ में करवा रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आपको फेल होने से बचा सकूँ। जो बच्चे फेल होने के लिए डरते, बहुत बच्चों ने कमेंट किया सर हम
एकदम फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। फेल कैसे हो जाओगे, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप फेल नहीं हो पाओगे, ये हमारा दावा है आपसे, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम जो भी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए बेहतरीन करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर जिस बच्चे को 100% लेना है तो मैंने पहले ही बता दिया, 100% के लिए जो जो पेपर मैंने दिए हैं अभी तक उनको सभी को सॉल्व कर लीजिए। गारंटी मैं देता हूँ 100% परिणाम आप ले सकते हैं। 100% परिणाम बोल रहा मैं, 95, 98, 96 की बात ही नहीं कर रहा मैं, पूरे के पूरे नंबर आपको आ जाएंगे जो मैं पेपर यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। इन सभी पेपर्स को कंप्लीट सॉल्व करके जाते हो एग्जाम में। काफ़ी गैप मिला हुआ है, गैप का इस्तेमाल करो, फायदे में रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है तो a और b क्रमशः हैं। a और b के मान आपको बताने हैं। बहुत सिंपल सा समीकरण है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, बेहतरीन रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया क्या है अपना x माइनस वाई। तो सबसे पहले x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है हमारे को, 2 दे रखा है। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण को सॉल्व कर लेते, क्योंकि इसने बोला है कि x का जो मान आएगा वो a का होगा, क्योंकि x और a बराबर है। इसी तरह से y का जो मान आएगा वो b के बराबर होगा। तो हमें a और b के मान बताने हैं। सिंपल सी बात है, x और y के मान निकालने। कंफ्यूज करता है बच्चों को, बस एग्जामिनर क्या है आपको कंफ्यूज कर रहा है। ध्यान दो, यहाँ पे x बराबर a है, यानी कि x का जो भी मान आएगा वो a का होगा, और y बराबर b है, यानी कि y का जो भी मान आएगा वो b का मान होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, a और b का मान बताइए। डायरेक्ट पूछ सकता था कि x का और y का मान बताइए, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 2 इक्वेशन है, और जब हम ये 2 इक्वेशन दी हो इस तरह की, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं या घटाते हैं। हम देखें यहाँ पर कि जोड़ने से अगर 2 पक्ष कट जाते हैं तो हमारा कोई एक पक्ष कट जाता है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टर्म कट जानी चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस का है, x प्लस का ये भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस का y है, ये माइनस और प्लस का y है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएंगे। तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों को ऐड करूँगा तो y से y तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या, x प्लस एक्स। तो यहाँ कितना हो गया 2x। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 के बराबर। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालना चाहूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, x यहीं रहने दूँ तो 2 उधर जाएगा तो 6 को भाग दे देगा, ये 2 से डिवाइड कर देगा, और 2 से काट दोगे तो कितनी बार में आएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6, 3 आ गया हमारे पास x का मान। किसका मान आया, x का मान 3 आया। किसी भी समीकरण में x का मान 3 रख दीजिए। मान लीजिए मैं इसमें 3 रख देता हूँ, तो 3 अगर मैं x की जगह रखता हूँ तो प्लस में क्या है y, और इसका मान कितना दिया हुआ है 4, ठीक है ना। ये इसी समीकरण में रख रहा हूँ मैं, x की जगह 3, तो x की जगह 3 प्लस वाई और बराबर में 4। y यहीं छोड़ूंगा, y का मान चाहिए मेरे को, x का मान तो मिल गया 3, ठीक है। ध्यान रखना कि x का मान मेरे पास आ गया है 3, y का मान निकाल रहा हूँ। तो अभी हमारे को y का मान निकालने के लिए सिंपली करना क्या है, इस y को यहीं रहने देना है, और 3 जो है इधर प्लस का उधर ले जाता हूँ, तो प्लस का इधर से ले जाऊंगा तो y बराबर क्या निकलेगा, y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, सही है। और y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि y बराबर आया 1। अब देख लीजिए, यानी कि a का मान 3 है और b का मान 1 है। 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया, समझ में आया प्रभु। चलो आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। यदि बिंदु 2 कोमा माइनस 2 और माइनस 1 कोमा एक्स के बीच की दूरी 5 है तो x का मान है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि जो ये बिंदु है और ये बिंदु है, इसके बीच की दूरी 5 है। बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ध्यान रखना। जो हमारे को 5 दे रखा है तो x का मान क्या होगा, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा प्रभु। तो हम चलो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 माइनस x2 वाला। तो यहाँ पे देखो, सॉरी x2 माइनस x1 वाला। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये x1 है, पहले ध्यान रखना, ये x1 है और ये है आपका y1, समझ में आया। ये क्या है आपका दूसरा वाला समीकरण में, ये x2 है और ये क्या है आपका y2 है। क्लियर हुआ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, अंडर रूट में, अंडर रूट में। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला हमको दे रखा है, दूरी कितनी है 5 है, तो ये 5 दे रखा है, दूरी 5 दे रखी है। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1, ठीक है, इसका क्या होता है होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर में हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारे के सारे आपके इसमें रहते हैं, ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ अभी। अब यहाँ पे 5 का 5 रहेगा हमारा, तो 5 तो दिया हुआ है कि भाई इसकी दूरी 5 है, लेकिन हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू जो जो है वो रख देते हैं। x1 की जगह पहले x2 देखो, x2 कितना है, x2 माइनस 1 है, तो माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह रख दीजिए, माइनस का चिन्ह। और फिर जो है x1 कितना है हमारे पास 2 है, क्योंकि x1 रखना है हमें, x1 कितना है 2 है, हमने रखा है 2, ठीक है। इसको रख दीजिए ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पर जो देखिए y2 कितना है, y2 है x, ठीक है, तो यहाँ पर रखिए x। अब माइनस का y1, माइनस y1 करना है, माइनस पहले तो माइनस साइन लगा दीजिए क्योंकि माइनस फॉर्मूले में है, और माइनस ही 2 है, y1 का मान कितना है -2, तो हमने रखा है इसमें -2, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो इसका भी क्या है होल स्क्वायर, और ये सारे के सारे किस में है, अंडर रूट में, ध्यान रखना है भाई। अब ये अंडर रूट में, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये 5 का तो 5 आएगा ही, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना
तो ये आपका पूरा अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 9 आ गया, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, मैं यहीं पे पहले कर लेता हूँ फिर इधर चलते हैं। 5, ये तो आ गया 9। ठीक है, आप करोगे तो माइनस का 1 है और माइनस का 2 है, तो दोनों -1 और -2 क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो -1 और -2 कितना हो, -3, और -3 का स्क्वायर जब करोगे तो 9 आ जाएगा। ये तो क्लियर हुआ, ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना। आप स्टेप खा भी सकते हो अगर आपकी नॉलेज सही है। तो यहाँ पे प्लस में आ जाइए, इसका आप देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स, और ये माइनस बाहर है ब्रेकेट के, और जब ये ब्रेकेट खोलोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसका जो है ये स्क्वायर, ठीक है, ये सारे के सारे अभी अंडर रूट में ही है, यहाँ पर जो है ना ये चीज़ अंडर रूट में है। 9 + x + 2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर तो 9 तो स्क्वायर करने के बाद आया था, इसका स्क्वायर बचा हुआ है। अब इसको कर लेते हैं इधर, अब यहाँ से हम इधर चल रहे हैं। 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 तो है ही हमारे पास, 9 को एज इट इज छोड़ दो और इसका स्क्वायर निकाल लो आप। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल ए प्लस बी का स्क्वायर सुना है ना भाई, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है 9 प्लस ये तो 9 है ही, अंडर रूट में है, और प्लस में क्या है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, आपका बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस में क्या, 2ab, 2ab यानी कि 2 गुणा 2 और एक्स, 2 गुणा एक्स गुणा बी, कितना है इसमें, बी की जगह 2 है तो 2। इसका मतलब क्या हो गया, ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 9 + एक्स स्क्वायर +4 + 4x, 2 दूनी 4। ठीक है ना, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। समझ में आ रहा है। अब देखो फटाफट कर लो इसको, यहाँ पे ये जो समीकरण है, यहाँ से हम इसमें से एक्स स्क्वायर है, ये 4x है, ये 4 है और ये 9 है, तो 9 और 4 क्या है, ये जुड़ जाएंगे ना। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण जो बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर + 4x + 5, सॉरी 4 और 5 9 13 13। ठीक है, ये भी आपका क्या है इसमें अंडर रूट में 5। ठीक है, अब जो है यहाँ से सिंपली क्या करें, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो मैं इधर भी स्क्वायर करूँगा, इधर भी स्क्वायर करूँगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट से बाहर आके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर + 4x + 13। ये हो गया। इस 25 को उधर ले जाऊँ तो ये 0 के बराबर समीकरण बना सकते हैं ना हम, इसको 13 को 25 को उधर ले जाऊँगा तो ये समीकरण 0 के बराबर बन जाएगी। तो हम यहाँ पे करें तो मेरे पास जो अगला स्टेप आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मैं कहूँगा कि भाई एक्स स्क्वायर + 4x + 13, ये 25 को उधर ले जाऊँगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस का -25 हो जाएगा ना भाई, इधर से 25 इधर है तो इधर लाएंगे तो -25 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 हटा दिया तो यहाँ पे बचा क्या, 0। तो ये सब 0 के बराबर। अब इसको घटा देंगे तो ये कितना आएगा, अभी इसको मैं इधर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम इधर ले लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 13 घटा दीजिए, -25 में से 13 गया तो 12 बच गया भाई। तो यहाँ पर समीकरण जो बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर + 4x - 12। ठीक है, बराबर 0। अब इसको हम जो है ब्रेक करके एक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स के 2 मान आएंगे, वही हमारे निर्देशांक होंगे। तो इसको हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और बीच वालों को ऐसे तोड़े कि हमारा गुणा करे भाग करे, हमारे पास कितना है, 12 है। तो बीच वाले को कैसे किस हिसाब से तोड़े, तो 6 प्लस का ले लूँ, +6x और -2x, आ गया 4 वापस भाई, प्लस का 6 और माइनस का 2, वापस से 4 ही बनेगा, प्लस का 4 बनेगा, और यहाँ पे -12 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूँ तो देखो क्या बन जाएगा, इसमें से कॉमन लूँगा तो हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा x + 6, यहाँ पे x × x + 6। ठीक है, और यहाँ पे प्लस नहीं, प्लस लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस लेंगे हम, तो यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस ले लिया, माइनस का क्या ले ले बाहर, यहाँ पे अगर मैं 2 ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, x + 6, बिल्कुल सही है, x + 6 ही बचना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। मैंने बताया है हर बार में, जो ब्रैकेट में इधर बचता है वही ब्रैकेट में इधर बचना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 बाहर लिया तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे क्या 12 है, तो 2 12 में से 2 बाहर ले लिया तो बचा क्या, 6 × 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0, यानी कि एक समीकरण आ गई x - 2, एक समीकरण आ रही है x - 2 बराबर 0, और एक समीकरण आ रही है x + 6 बराबर 0। यानी कि यहाँ से अगर मैं x का मान निकालता हूँ तो 2 आएगा, यानी कि पहली वाली इससे मेरे को x का मान निकल रहा है 2, और इस वाली समीकरण से x का मान निकल रहा है मेरे पास -6। ठीक है, x का मान जो है -6 निकल रहा है। तो हमारे पास 2 और -6, 2 और -6। ठीक है, तो x का जो मान आया, x बराबर आया 2, -6। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये हमारे पास 2, -6 है या नहीं है इसमें, तो 2, -6 है या नहीं है भाई, 2, -6 तो दिखाई नहीं दे रहा।
दिखाई दे रहा है? अच्छा, ठीक है। देखो भाई, इसने कहा कि x का मान निकालना है, ठीक है? हमारे पास x का मान आया 2 भी आया है और -6 भी आया है, दोनों आए हैं। लेकिन हमारे ऑप्शन में देखिए कि -6 तो है नहीं, तो हमारे को -6 तो भूल जाओ। बचा क्या 2, ऑप्शन में x का मान 2 है, तो x का मान 2 है बी ऑप्शन में। तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। क्लियर हुआ आप सभी को प्रभु? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। शीट्स जो है आपको दे रखे हैं 0, 4 और 0, 0 और 3 जीरो वाले त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। सबसे पहले हम त्रिभुज को समझते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं डिटेल सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ तो जल्दबाजी नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा समय जरूर लूँगा, लेकिन आपको डिटेल सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज है, इस त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिए हैं इसने। तो एक शीर्ष तो आपका मान लीजिए कि शीर्ष नंबर 1 जो है ये मान लीजिए आपका ए है, जिसका शीर्ष मैं कह सकता हूँ ये ए है, और इसका शीर्ष जो है इसने कितना रखा है 0 और 4। तो हम इस ए का शीर्ष लेते हैं 0,4, ठीक है? ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, ठीक है? ए के बाद अगर आप बी ले ले तो बी किधर ले ले, मान लो बी मैंने यहाँ पे ले लिया। तो बी के शीर्ष क्या हैं? बी के शीर्ष हैं 0,0, तो 0,0 जो है हमने बी मान लिया। और सी के शीर्ष जो हैं वो कितने हैं? तो 3,0 है, तो 3,0 मान लिया, ठीक है? ये शीर्ष हो गए। अब हमारे को देखो परिमाप क्या होता है? परिमाप होगा ए से बी तक की लंबाई, यानी कि ये वाली पूरी लंबाई, ठीक है? परिमाप क्या होता है? बाहर से लंबाई। परिमाप मतलब ये पूरी लंबाई प्लस बी से सी तक की लंबाई प्लस में सी से लेकर के ए तक की लंबाई, यही हमें निकालना है। इसी को बोलते हैं परिमाप या पेरीमीटर, ठीक है? पेरीमीटर निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, हमें इसमें डिस्टेंस निकाल लेना है ए से बी का, फिर बी से सी का और सी से ए का दूरी निकाल लेनी है। तो सबसे पहले अगर डिस्टेंस फार्मूला अभी हमने बात किया था, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है जो आपका किस में होता है? ये आपका अंडर रूट में होता है। क्लियर हुआ? अब ये डिस्टेंस सूत्र निकालते हैं, दूरी सूत्र होता है। अब दूरी किसकी निकाल रहा हूँ मैं? तो अब ये दूरी निकालता हूँ, चलो ए से बी तक की। तो सबसे पहले ए बी की दूरी निकाल लें। तो ए और बी ले रहे हैं, तो ए बी की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा आपका x1, और ये क्या हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा आपका x2, और ये हो जाएगा y2, ठीक है? x1 y2 x2 y2 रख लीजिए। ए बी का जो आप यहाँ पे फॉर्मूला मैंने एक बार बता दिया, मैं बार बार में एक ही चीज़ को दोहराऊंगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ए बी जब निकालते हैं तो देखो सिंपली क्या है, 0 -0 ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा आपका y2, 0 में से 4 गया तो -4, और -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 16 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है? इस सूत्र में मैंने ये सारे मान रख दिए, x1 और y1 और x2 और y2 के, ठीक है? इस सूत्र में तो ए बी का मान निकल गया। इसी तरह से अब बी सी का मान निकालूं, तो बी सी का भी यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन अब बी सी लिया है तो हम इसको भूल जाते हैं। अब ध्यान रखना, जो चीज़ समझा रहा हूँ वही चीज़ समझना। हमने ए बी का काम खत्म कर लिया, तो अब ए तो हटा दो, ए का काम है नहीं, ठीक है ना? अब हमारे को बी और सी लेना है, और बी और सी लेंगे तो जो पहले लेते हैं उसको x1 मान लेते हैं। अब तो यहाँ पर वापस से हमको चेंज करना है। ये क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा अब x1, और ये हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2। समझ में आ रहा है? चलो अब ये x1 में से यानी कि 0 - 3, अच्छा सॉरी x2 में से घटाते हैं ना, x2 - x1, तो 3 - 0, तो ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, और 0 - 0 तो 3 का स्क्वायर, ये आ गया आपका अंडर रूट में 9, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3, ठीक है? और ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब निकाल रहे हैं सी ए, या फिर आप ए सी बोल सकते हो, तो मैं सी ए बोलता हूँ, ठीक है? जिस तरह से चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं ना, तो ऐसे ही चलेंगे हम। ऐसे चल रहे हैं, फिर ऐसे चल रहे हैं, अब हम ऐसे जा रहे हैं। अब जो है हमें क्या करना है, ए बी बी सी, अब हम निकाल रहे हैं सी ए, ठीक है? सी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर अब फिर से चेंज कर देंगे। जिसको हम सी मान रहे हैं वो हमारा x1 और y1 हो जाएगा, तो हम इसको फिर से चेंज कर देंगे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि समझ नहीं आता कि कहाँ पे x1 है, कहाँ पे x2 है। इसी चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे चलोगे सीधे चलो, बिल्कुल मैथमेटिक्स में कोई दिमागदारी फालतू नहीं लगानी, बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से, और जो स्टेप होते हैं उनको फॉलो करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आ जाता है ये x1, अब मान लिया मैंने ये y1, और ये अब क्या हो गया? ये हो गया अब x2, और ये हो गया y2, ठीक है? अब हमारे पास x2, 0 में से आपको x1 यानी कि -3, तो 0 - 3 का हो गया 9, और फिर यहाँ पर 4 - 0 यानी 4 चौक 16 और 3 3 9, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25, और 25 का अंडर रूट 5। तो मैंने बताया था कि हमको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जोड़ देंगे तो हमारे को परिमाप मिल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होता है? परिमाप या पैरीमीटर। पैरीमीटर निकालना है, अब हमारे कुछ करना थोड़ी है। 4 प्लस 3 प्लस 5, 5 और 3 8 और 4 12, 12 परिमाप आया। अब देखते हैं 12 आंसर बी, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई और समस्या आपको? अभी आगे बढ़ते हैं
बिंदुओं -2 6 -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य निर्देशांक निकालने हैं। मिलाने वाली रेखा के मध्य निर्देशांक निकालने हैं। क्या होगा मध्य निर्देशांक भाई? यहाँ पर देखो, मध्य निर्देशांक का मतलब हो गया कि मध्य बिंदु। तो आपको x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, बस इतना ही करना है। तो हटा देते हैं इसको और यहीं पे निकाल लेते हैं, क्योंकि जगह तो है नहीं यहाँ पर ज़्यादा, नहीं तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, निर्देशांक निकाल लेते हैं। हमारे को क्या दिया गया है यहाँ पर? जो दिया गया है ये आपका x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। सही है, यानी कि हमें x और y निकालना है, यही हमारे मध्य बिंदु होते हैं। x1 और y1 है, यहाँ पे x2 और y2 है। x और y निकालना है, ध्यान रखना, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 1 है, ये भी 2 है, हमें निकालना है x और y। x मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले वाला वीडियो, हमेशा मैंने कहा है जो भी वीडियो बनाता हूँ ना सब में मैं समझाता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो देख लेना, बाद में पछताना मत कि सर मैंने तो देखा नहीं था, मेरे से गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, बाद में सब पछताते हैं। तो ऐसा काम मत करना। x1 प्लस x2, जब x का मान निकालेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2। इस तरह से y का जब हम निर्देशांक निकालते हैं तो y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 कर लीजिए। x1 कितना है इसमें -2, प्लस करना है आपको -2, ठीक है, बटे में 2। यहाँ पे आ जाइए, y कितना है 6 प्लस 10 बटे 2। यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 बटे 2। काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पे आ गए 6 और 10 16 बटे 2। काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 8, 2 8 जा 16 हो जाएगा ना, 8 आ गया। तो x का मान कितना है, x, y लिखेंगे तो क्या, x का मान -2, 8, ये हमारे पास आया निर्देशांक। देखिए कहाँ पर है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है इससे, निर्देशांक से। क्लियर हुआ आपको 9वां क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां जो क्वेश्चन है, समीकरण x² प्लस के एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था एक चीज़ कि जब मूल बराबर हों तो क्या होता है, d का मान 0 होता है। और जब d 0 होता है यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b² इक्वल्स टू 4ac। b² इक्वल्स टू 4ac। समझ में आया? जब मूल बराबर होंगे तो हमारा, देखो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ बार बार में, ध्यान रखना आपकी बात। सबसे पहला, अगर मूल बराबर होंगे तो d का मान 0 होगा। मूल बराबर होंगे तो d का मान 0 होगा, यानी कि बराबर और वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, बराबर और वास्तविक, ठीक है। डी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर का मान अगर 0 आ जाता है तो मूल हमारे बराबर और वास्तविक होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर का मान जो है कम हो जाए 0 से तो हमारे मूल जो है वो काल्पनिक होंगे, ठीक है। अगर हमारा विविधकर का मान 0 से ज़्यादा आ जाए तो हमारे जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वो फिर से वास्तविक होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, भिन्न होंगे। ध्यान रखोगे, ये 3 चीज़ें ध्यान रखोगे तो फॉर्मूले से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे को बोला क्या इसने, मूल बराबर है, मूल बराबर यानी कि d 0 है, और d का मान क्या होता है, d बराबर होता है, d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तीसरी या चौथी बार ये फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको मैं। तो ये b² माइनस 4ac, अगर ये 0 हो जाएगा तो b² क्या हो जाएगा, माइनस का 4ac उधर ले जाओ तो ये b² बराबर 4ac ये वाला बन जाता है जब बराबर होते हैं। तो बराबर होंगे तो ये हो गया। अब आपको पता है अच्छी तरह से, हमारे को फॉर्मूला लिखना आता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। क्लियर हुआ? तो c का मान 7 है और यहाँ पर b का मान k है और यहाँ पर a का मान जो है x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम सारे के फॉर्मूले में रख देते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो रख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b की जगह मेरे को क्या रखना है, देखो ध्यान रखना, b की जगह क्या है, k है। यही चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए। ध्यान देना कि ये जो k है ये x के साथ है और यहाँ पर b के साथ में क्या है, x है, तो b का मान k हो गया। इस तरह से a का मान क्या है, अच्छा यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, a का मान 1 है, b का मान k है और c का मान 7 है, ठीक है। अब हमें इस समीकरण में रख देते हैं। तो b की जगह मुझे क्या रखना है, k रखना है। तो यहाँ पे रख सकता हूँ मैं k का स्क्वायर बराबर 4 गुणा में a का मान कितना है, a 1 है, 1 गुणा में c का मान कितना है, 7 है, 7 रख दिया। तो ये 7 चौक 28 हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ k² बराबर 28। सही है, इतना समझ में आया? यानी कि अगर मैं k का मान निकालूं, मेरे से k का मान पूछा है तो ये अंडर रूट में 28 चला जाएगा। जानते हो आप स्क्वायर हटाते हो तो दूसरे साइड में अंडर रूट हो जाता है। अब 28 को क्या लिख सकते हैं, तो 28 को टुकड़े कर दीजिए क्योंकि हमें इसमें बाहर से निकालना है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 7 गुणा में 4 कर दूँ, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो वही चीज़ आ गई। अगर k को फिर से मैं लिखना चाहूँ तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 बाहर ले लूँ, अंडर रूट में क्या बच गया, 7 बच गया। 4 का अंडर रूट मैंने निकाला
तो 4 का क्या होता है, 4 का रूट निकालोगे, वर्ग निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे तो 2 होता है, और अंडर रूट में 7 बच गया, तो 2 अंडर रूट 7, या और जो भी अंडर रूट की संख्याएं होती हैं प्लस और माइनस दोनों होती हैं। अब देखो इसमें ऑप्शन प्लस माइनस 7 नहीं आया, प्लस माइनस 2 बटे अंडर रूट 7 नहीं आया, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 आया है, तो सी ऑप्शन ही है करेक्ट हो गया। ये हमारे पास जो मान आया है प्लस माइनस में आएगा। अंडर रूट की जो भी संख्या होती है प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, जो भी मान आएगा वो प्लस और माइनस दोनों होता है। जिसकी जरूरत होती है हम ले लेते हैं, प्लस लेना होता है प्लस ले लेते हैं, माइनस लेना होता है माइनस लेते हैं, अगर दोनों की जरूरत है तो दोनों ले लेते हैं। ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते पढ़ते क्लास में टीचर समझाएगा तो बहुत बेहतरीन आएगा, लेकिन क्लास में टीचर जो है ज़्यादातर थोड़ा सा कम इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये क्या होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, इससे आगे कुछ जरूरत नहीं है मेरे को बताने की। तो यहाँ पे आपका जो 10वां सवाल है कंप्लीट होता है। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया ए बी सी के आधार बी सी के समानांतर पी क्यू खींचा गया है। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, आधार जो है पी क्यू ना खींचा गया है, तो यहाँ पर ये बी सी आधार है और इसके समानांतर बोला है इसने, समांतर यानी कि ये लाइन जो एरो वाली और ये लाइन क्या है, समानांतर है, आपस में ये दोनों समानांतर हैं, पैरेलल हैं। यदि पी क्यू का अनुपात मतलब पी क्यू अनुपात बी सी जो है एक, यानी कि सीधा सीधा इसने क्या बोला है, इसने कहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू बटे बी सी, ये बराबर दे दिया इसने 1/3 के। ठीक है, तो इसने बोला है कि ए पी और पी बी का अनुपात बताना है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि ए पी बटे में पी बी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर आप समझना चाहें तो। इसमें देखिए, सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल बड़े वाले की बात करूँ तो यहाँ पे एक आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इसमें एक चीज़ तो है कि ये और ये जो है समानांतर हैं। ठीक है, अच्छा समांतर हैं, और ये त्रिभुज जो है, ध्यान देना, इसमें त्रिभुज जो है 2 बनेंगे। एक बन रहा है ए बी और सी, समझ में आ रहा है। तो त्रिभुज तो एक है हमारे पास, त्रिभुज ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज भी है इसी में, ध्यान देना, त्रिभुज ए पी और क्यू, त्रिभुज ए पी और क्यू, त्रिभुज ए पी और क्यू। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आ रहा है भाई। ए पी क्यू है और ए बी सी है, 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक खास बात और, ए बी सी, ए बी और सी, इस त्रिभुज में ये एंगल जो है, ये ध्यान रखना, बड़े वाले जो त्रिभुज ए बी सी की बात करी जिसमें ये एंगल ए है, वही त्रिभुज छोटे वाले में भी वही एंगल है, यानी कि ए पी और क्यू, ए पी क्यू त्रिभुज में भी यही ए एंगल है, यानी दोनों में एंगल बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए, यानी कि एंगल, हम कह सकते हैं कि आप सीधा सीधा इस तरह से कह सकते हैं कि एंगल जो है इसमें पी ए क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल पी ए क्यू बराबर है किसके, एंगल बी ए सी के। ठीक है ना, तो एंगल बी ए सी के ये क्या है, बराबर है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना भाई, ए एंगल इसमें भी है, ए एंगल इसमें भी है, और दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों ही उभयनिष्ठ हैं, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हैं। तो एक चीज़ तो हमारे को ये एंगल मिल गई, ध्यान रखना कि दोनों त्रिभुजों में है। अच्छा, ये देखो पी क्यू और बी सी समांतर लाइन है, और जो यहाँ पर आपको ये लाइन दिखाई दे रही है समांतर लाइन पे क्या होती है, ये तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है, ध्यान देना, और ये भी समांतर लाइन पे, ये भी क्या है आपकी तिर्यक रेखा है, ध्यान देना, अभी बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। अगर ये तिर्यक रेखा है, यानी कि पी क्यू इस तरह से जा रहा है, आपको दिखाई क्या दे रहा है, पी क्यू जो जा रहा है वो इस तरह से गया हुआ है, और यहाँ पर आपका जो है ये आपका किस तरह से गया है, बी सी भी आपका इस तरह से गया हुआ है। तो ये तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो आपको पता है कि जो है समानांतर रेखाओं की ये वाले एंगल जो हैं बराबर होते हैं, यानी कि एंगल पी, मैं कहूँगा एंगल पी बराबर हो जाएगा एंगल बी के, और इसी तरह से एंगल क्यू बराबर हो जाएगा एंगल सी के, एंगल क्यू बराबर हो जाता है एंगल सी के। यहाँ पर ए से सिमिलरिटी हो जाती है। जब ए से सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल्स, ध्यान देना वाली चीज़ जो है, ये चीज़ ये है कि जब ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो इसको हटा लेते हैं ताकि आपको त्रिभुज दिखाई दे, बस मैंने आपको केवल बताया था कि एंगल। तो यहाँ पर देखो सारे एंगल बहुत सारे बराबर हो गए, तो इस क्राइटेरिया से सर्वांग सम नियम से जो है ये क्या हो जाएगा, आपके समरूप त्रिभुज होगा। और समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जो आपकी बराबर होती हैं, अच्छी तरह से पता हो, ये चीज़ तो पता ही होगा। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इनके अनुपात भी बराबर होंगे। यानी कि मैं अगर लिखना चाहूँ पी क्यू बटे में बी सी, ध्यान रखना पी क्यू बटे में बी सी, जो कि हमारे को दे रखा था, तो हमारे को दे रखा है पी क्यू बटे बी सी, इसका अनुपात कितना है, 1/3। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, और ये किसके अनुपात के बराबर होगा, ये देखो यहाँ पे बाद में हम मान लिख लेंगे, मान लिखने से क्या हो जाएगा, हम आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखो पी क्यू बटे बी सी, ठीक है, पी क्यू ये रहा पी क्यू बटे में बी सी, क्योंकि ये सारे एंगल बराबर है तो ये त्रिभुज जो है ये सर्वांग सम हो गए हैं। अब
पी क्यू बटे में बी सी को हम जो है ए पी बटे में ए बी लिख सकते हैं, ए पी बटे में ए बी लिख सकते हैं, ए पी बटे में ए बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको नियम पढ़ाया होगा, सिखाया होगा। अच्छा, पी क्यू बटे में बी सी कितना है, तो पी क्यू बटे में बी सी 1:3 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1:3 है। और यहाँ पे ए पी बटे में ए बी है। अच्छा, ए पी बटे में ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, ए बी क्या है, देखो ए बी, ये रहा ए, ये रहा बी। ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी से लेके बी तक, भाई ए से पी और पी से लेके बी, टोटल मिला के ए बी है ना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको पी से बी। सही है, इतना समझ में आ रहा है। अब ये हम तिरछक गुणा कर दें, इधर से उधर, उधर कर दें, तो यहाँ से इसको तिरछा गुणा करिए तो ये हो जाएगा, उधर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ साइड में नीचे की तरफ, या यहाँ लिख लेता हूँ। तो इस चीज़ को अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहे हैं, इस जगह पे इसको मैं अगर तिरछा गुणा करूँ, सबसे बड़ी समस्या है ना, आप इस तरह से तिरछा गुणा करें तो ए पी प्लस पी बी चला जाएगा एक साइड में, ए पी प्लस पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा हो जाएगा ए बी से, इधर हो जाएगा 3 बी, ठीक है। ए पी प्लस पी बी बराबर 3 बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए पी है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे पी बी है। अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूँ 3 जो ये ए बी है, ठीक है, 3 बी जो है ना, ए बी है ना ये, देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी ना, ए बी, यहाँ पे ए पी लिखा है, यहाँ पे ए बी लिख दिया है, यही चीज़ हमारे को मिस्टेक से सही करनी है, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है हमारे को, पी लिखना है, ये जगह क्या है, देखो यहाँ पर ए पी है ना, तो यहाँ पे भी आपका पी हो जाएगा, ये तो 3 पी हो जाएगा, ठीक है, ये पी है। अब यहाँ पे ए पी है, ए पी है, ए पी को एक तरफ ले लो, तो पी भी यहीं छोड़ दूँ मैं, पी बी तो आपका यहीं रह गया, इधर था आपका 3 और इधर ये ए पी जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ए पी, ठीक है। 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्योंकि ए पी एक निकल गया। अब यहाँ पर हमारे को करना है क्या, कुछ भी नहीं, आप इसको 2 को यहीं पर अगर हम रखें, या फिर हम कहें कि ये जो है मैं ए पी को उधर ले जाऊँ, क्योंकि हमारे को पी बी बटे में ए पी निकालना है, ए पी और पी बी का अनुपात निकालना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखो ध्यान से, या 2 यहीं छोड़ दूँ, इसको उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, इधर से इधर ले लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ये आ जाएगा पी या ए पी बटे में पी बी बराबर 1/2, इस तरह से लिख सकते हो आप चाहें तो, देख लो ध्यान से, आप वापस सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा। ए पी, ये वाला ए पी बटे में पी बी, ये पी बी उधर ले जाऊंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा ना, तो यहाँ पे 1 बचा, तो ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या गुणा मान लो 1 है। अब देखो, इस ए पी को इधर लाएंगे, सॉरी इस पी बी को इधर ले जाएंगे, तो ये पी बी इसके नीचे आ गया, तो यहाँ पे आ गया पी बी, यहाँ क्या बचा था 1, और यहाँ से इस 2 को इधर लेके जाएंगे, इधर से गुणा है तो इधर क्या आ जाएगा, भाग, तो ये ए पी अपन में पी बी बराबर ये आ जाएगा। तो 1/2 हमारे पास इसका अनुपात आ रहा है, 1/2 यानी कि 1:2 जो है इसका आंसर आएगा। तो 1:2 में हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है, और तो कोई ऑप्शन नहीं होगा सही। इसके बाद आते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न जो है इसमें देखिए, 2 त्रिभुज डी ई एफ और पी क्यू आर में डी बराबर क्यू है, यानी कि ये एंगल है, कोण डी बराबर कोण क्यू है और कोण आर बराबर कोण ई है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है, नहीं का ऑप्शन दे रहा है ये। सबसे पहले ट्राइंगल समझ लेते हैं ताकि हमारे को कोई दिक्कत ना हो, ध्यान देना। यहाँ पर पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल ये बना लिया मैंने अपने हिसाब से, ये एक ट्राइंगल ये है, और एक ट्राइंगल और बना लीजिए, इस तरह से एक ट्राइंगल और बना लिया हमने कोई भी। अब इस ट्राइंगलों के नाम दे देते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें हमें दिया क्या गया है, डी ई एफ, एक ट्राइंगल है डी ई एफ। तो अगर मैं कहीं से शुरू करूँगा, यहाँ से डी अगर शुरू करता हूँ तो आपको यहाँ से भी ये वाला पी शुरू करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, ये आपका डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ, तो इसी तरह से पी यहाँ से शुरू होगा पी। अच्छा, इसमें हाँ हम बाद में देखेंगे उसमें पी कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इसमें देखो पहले डी ई एफ देखें, डी ई एफ ये हो गया। अब डी ई एफ में क्या बोल रहा है कि जो डी है वो क्यू के बराबर है, तो यहाँ पर जो एंगल, ये अगर डी ये वाला एंगल है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत संभल के सीखना है आपको, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो डी एंगल है, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो डी एंगल है वो किसके बराबर बोल रहा है, क्यू के बराबर बोल रहा है, तो हम जो है यहाँ पर क्या मानेंगे, क्यू, और ये जो है इसके बराबर है। समझ में आया इतना, चलो। अब दूसरा, इसने बोला कि जो ई एंगल है, ई एंगल कहाँ है, ये रहा,
इसको हम डबल उससे लाइन से दिखाते हैं। ई एंगल जो है ये है, तो ई एंगल के हिसाब से आर एंगल कहाँ होना चाहिए, तो आर एंगल इस जगह पे होना चाहिए, तो ये आर हो गया। ठीक है, अब पी क्यू आर, तो ये बचा क्या, पी हो गया। आप समझ लो, ये ट्रायंगल समझ में आ गया, हो गया, बन गया। अब आराम से हम जो है इससे के आंसर को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि ये भी एंगल, ई एंगल मतलब डी एंगल और क्यू एंगल बराबर है, ई एंगल और आर एंगल बराबर है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है तो इसके हिसाब से क्या है, दोनों त्रिभुजें क्या हो गई, समरूप हो गई, और समरूप हो गई तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं सीधा सीधा क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डी ई, ये जो डी ई है, मैं कह सकता हूँ कि डी ई बटे, यहाँ पर ये डी, ये वाला डी ई लिया है तो यहाँ पे क्या लूँगा, क्यू आर लूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा क्यू आर, समझ गए। इसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर मैं ई एफ लेता हूँ, ई एफ लेता हूँ, तो मैं क्या लूँगा, आर पी लूँगा। ठीक है, तो ये आर पी हो गया, या पी आर लिखो, बात एक ही, आगे पीछे कर सकते हैं उसको। अच्छा, उसके अलावा मैं अगर कुछ लेना चाहूँ तो मैं लेता हूँ डी एफ, ये वाला डी एफ बचा हुआ भुजा, तो ये अगर डी एफ लूँगा तो इसके अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, क्यू पी के। ठीक है, क्यू पी के, अगर डी एफ लिया है तो क्यू पी होगा, यहाँ पे हो गया क्यू पी। अब ये हमारे पास से इसका आंसर आ गया इन दोनों त्रिभुजों के हिसाब से। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा सत्य नहीं है। देखिए, ई एफ बटे में पी आर बराबर डी एफ बटे में पी क्यू है क्या, ई एफ बटे में पी आर या आर पी सही है, ये किसके बराबर है, डी डी एफ बटे में पी क्यू या क्यू पी। ठीक है, ये वाला आप देख पा रहे हो, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ कि ये वाली इक्वेशन आप जो ये वाला देख रहे हो, ये पहले वाला है, तो ये तो सत्य है, हमें सत्य नहीं बताना जो इसमें नहीं है। अच्छा, डी ई बटे में पी क्यू, डी ई बटे में पी क्यू है ही नहीं, और ई एफ बटे में आर पी है, लेकिन डी ई बटे में पी क्यू नहीं है, तो यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट गलत लग रही है क्योंकि इसमें नहीं है। अच्छा, डी ई बटे में क्यू आर, डी ई बटे में क्यू आर है, और डी ई बटे में क्यू आर है, और डी एफ बटे में पी क्यू है क्या, डी एफ बटे में पी क्यू भी है, तो ये भी सही है, यानी कि ये भी हमारे को इक्वेशन में मिल रहा है। अच्छा, ई एफ बटे में आर पी और डी ई बटे में क्यू आर, ये भी हमारे को इस इक्वेशन में मिल रहा है। तो ये तीनों जो लाइनें हैं इस यहाँ पे इस जगह से मिल रही हैं, मैच खा रही हैं, लेकिन कौन सी नहीं मैच खा रही है, बी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा। और यही पूछा है कि सत्य कौन सा नहीं है, तो जो मैच नहीं कर रहा वही सत्य नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ सर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, साइन 45 प्लस कोस 45 का मान जो है आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन 45 और कोस 45। सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। साइन 45 का मान जो है 1/√2 होता है, ठीक है। इसी तरह से कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करते हैं, चलिए। यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2। तो भाई मैंने कहा कि साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, और कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों का मान क्या होगा। ऑप्शन हम देख लेंगे, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/√2। अब ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, अब ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे, गलत कर दोगे, नहीं करना नहीं है। कभी भी जब नीचे आपको अंडर रूट में संख्या मिलती है ना, तो उसको हटाना का कोशिश करो। तो उसको हटाएंगे कैसे, भैया हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो 2 है, याद रखना, अगर मैं √3 गुणा √3 लिख दूँ तो इसका मान कितना आता है, 3। इसी तरह से अगर मैं √2 गुणा √2 लिख दूँ तो इसका मान कितना है, 2। इस तरह से मैं अगर √4 गुणा √4 या कुछ भी संख्याएं 2 बार एक ही संख्या को अंडर रूट लगा के गुणा करोगे तो संख्या अंडर रूट से बाहर निकल के आ जाती है। यही सोल्यूशन, यानी कि मैं कहूँ √90 या √99 √1,00,000 गुणा सेम नंबर, जैसे 90 है तो 90 से गुणा करूँगा तो अंडर रूट से बाहर निकल के 90 ही मिलेगा। समझ में आया। तो √2 गुणा √2 का मान 2 ही होता है, तो मैं ऊपर वाली संख्या को क्या करता हूँ, √2 गुणा √2 लिख दिया, यानी कि 2 की जगह क्या लिखा मैंने, ये लिखा। और नीचे क्या है अपन में, बटे में तो 2 है ही, तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट गया, बचा क्या, अंडर रूट। ऑप्शन में कौन सा है भैया, बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हुआ। ध्यान रखो, थोड़ा सा बेसिक समझो, हर चीज़ समझाई जाएगी बहुत प्यार से। 14वां नंबर क्वेश्चन, यदि कोस अल्फा प्लस बीटा शून्य है तो अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा निम्न में बदला जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बस कर देना है। चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर था इसको टिक कर लिया आपने कि हमारा √2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है कोस अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको दिया गया है 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे को जो दिया गया है इसमें कोस अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है 0। ध्यान देना, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, पहले इस चीज़ को नोट करते हैं फिर हम इसको निकाल देंगे।
अल्फा प्लस बीटा शून्य दे रखा है। आपको पता है कि कोस, जो कोस होता है 90 डिग्री का मान जो है शून्य होता है। कुछ समझ में आया? कि यानी कि 0 जब होगा, यानी कि अगर मैं कोस 90 इस साइड लिख दूँ तो ये किसका भाई याद है कि नहीं है? कोस 90 का मान, अभी कोस 45 का मान 1/√2 बताया मैंने आपको। कोस 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। इस तरह से कोस 90 का मान शून्य होता है। तो इस शून्य की जगह मैं कोस 90 रख सकता हूँ ना। ये समझ में आया? तो मेरे को क्या करना है, मेरे को दिया क्या गया, कोस अल्फा प्लस बीटा, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर दिया है ये शून्य के, और शून्य का मान क्या होता है? कोस 90। तो मैं लिख देता हूँ कोस 90 डिग्री। समझ में आया इतना? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सभी को। अच्छा, तो मैं यहाँ से देखूँ, इधर भी कोस है, इधर भी कोस है, कोस से कोस हटा देता हूँ, तो मेरे पास बचा क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं, मेरे को क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है। या तो मैं यहाँ से अल्फा का मान निकाल लूँ या तो बीटा का, किसी का भी मान निकाल लो, आपकी मर्जी है। मैं किसका निकाल लूँ? माइनस में बीटा है ना, तो बीटा का मान निकाल लेता हूँ। तो मैं बीटा बराबर, सही है ना, तो मैं यहाँ पे या अल्फा का मान निकाल लें, अल्फा का मान निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अल्फा निकाल लेते हैं, तो मैं अल्फा यहीं छोड़ देता हूँ। अल्फा यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ पे 90 माइनस ये बीटा आ जाएगा। यहाँ तक सही है कि अल्फा का मान क्या आ जाएगा? 90 माइनस बीटा आ जाएगा। अल्फा का माइनस 90 माइनस बीटा आ गया। तो मैं इस, देखो ये बीटा के टर्म में, ये भी बीटा के टर्म में, अल्फा की जगह केवल इसको रख देना है। तो अब मैं यहाँ पर साइन को सही करने वाला। ठीक है, चलो अब हम इस जगह पे क्या रखने वाले हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना। अब कुछ भी नहीं करना मेरे को, बस सिंपल सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए रख देते हैं साइन का साइन। ठीक है, ब्रैकेट में अल्फा है, अल्फा का मान क्या है? 90 माइनस बीटा। तो यहाँ रखता हूँ अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा, ध्यान रहेगा। और फिर आपके आगे क्या है? माइनस का साइन लगा हुआ और फिर से बीटा है, ध्यान देना। ठीक है, अब ये माइनस का बीटा है, ये माइनस का बीटा है, तो मैं इसको फिर से क्या लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा साइन, ध्यान देना, 90 माइनस माइनस बीटा, यानी कि -1 क्या हो जाता है? जुड़ जाएंगे ना, तो माइनस बीटा और माइनस बीटा -2 बीटा हो जाएगा, 2 बीटा। यहाँ तक समझ में आया भाई? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? -2 बीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा आपका रिमाइंड, आपका माइंड ठोकने के लिए एक चीज़ बता दूँ, साइन 90 माइनस थीटा याद आ गया? अब तो बोलोगे हाँ सर याद आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये जो होता है, ये कितना होता है? कोस थीटा के बराबर। क्या होता है? कोस थीटा के बराबर। साइन 90 माइनस थीटा का मान कोस थीटा के बराबर होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या है? 2 बीटा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो बराबर होगा किसके होगा? कोस 2 बीटा के बराबर। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ पे माइनस थीटा है, यहाँ पे -2 बीटा है। अच्छा, यहाँ पे अगर माइनस थीटा है तो यहाँ पे क्या आया? थीटा आया। तो यहाँ पे -2 बीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 बीटा आएगा। समझ में आ रहा है प्रभु? चलो ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखिए कोस 2 बीटा हमारा आंसर होगा, कोस 2 बीटा, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बाकी कोई भी आंसर सही नहीं है। 15वां क्वेश्चन देखो, यदि त्रिज्या r वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण डिग्री में थीटा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सीधा सीधा पूछ रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। सभी को पता है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और खंड की बात हो रहा है तो थीटा लग जाएगा, अपॉन में 360 होता है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होता है। और सूत्र याद नहीं है तो याद कर लो, πr² थीटा अपॉन में 360 जो है ये होता है क्या? फॉर्मूला किसका? त्रिज्या खंड का। ठीक है, चलो अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दो दिया है, व्यास 36 और 20 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पीछे वाला अभी अभी जो पेपर डाला था उसमें कराया था मैंने इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो ये बोला है कि व्यास दिया हुआ है, तो व्यास है तो व्यास का मतलब है डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर मेरे को डी दे रखा है, D1 दे रखा है 36, तो R1 कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा 36 का आधा। भाई डायामीटर का आधा होता है ना त्रिज्या, तो इसका हो जाएगा 18। समझ में आ गया मेरे को? और D2 यानी कि दूसरा डायमीटर कितना दे रखा है? 20, और इसका त्रिज्या निकालूंगा तो R2 कितना हो जाएगा? 10। ये तो समझ में आ गया। तो दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर वाले परिधि वाले एक वृत्त के बताना है, यानी कि दोनों की परिधियों का योग जो होता है। परिधि क्या होती है सभी को बता देता हूँ। पहले वाले अगर मैं वृत्त की बात करूँ, एक वृत्त की परिधि जो पहला अगर वृत्त की परिधि 2πr होता है। परिधि क्या होती है? 2πr। तो पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? πr1, दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2πr2। ठीक है, ठीक है, पहला हो गया, पहले वृत्त की परिधि होगी 2πr1, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, ये वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। तो परिधि जब पहले, अगर पहला मैंने R1 माना है तो R1 हो जाएगा, तो ये R1 हो गया, और दूसरे वाले को R2 माना है तो दूसरे का R2। इन दोनों परिधियों का योग, दोनों को प्लस किया है
ठीक है, योग जो है इसके योग के बराबर जो है, इसके बराबर जो है एक दूसरी जो परिधि वाली बनेगी वृत्त, उसकी त्रिज्या बतानी है। मान लो कि वो परिधि वाली वृत्त 2πr3 बन गई, मान लो 3 बनाओ या फिर खाली आर ही लिख दो, क्योंकि R1 और R2 तो है, तो यहाँ पे मैं 3 ना लिखूँ, केवल आर ही लिख देता हूँ। क्या जरूरत है हमारे को 3 लिखने की, जब आर है ही नहीं इसमें, केवल R1 है, ये R2 है, और इसको आर लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा कि ये अलग है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि वो जो बोल रहा है कि ये इन दोनों परिधियों के योग से बनने वाला परिधि वाला वृत्त ये है, ठीक है, इसकी त्रिज्या निकालनी है, आर निकालनी है। तो चलो इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कॉमन ले सकता हूँ, 2πr इसमें भी है, 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है। तो मैंने क्या करा, 2π को कॉमन ले लिया, तो 2π बाहर निकाला, तो यहाँ पे बचा R1 प्लस में R2, और ये किसके बराबर है, ये है क्वेश्चन में जो हमारा 2πr के बराबर माना है, 2πr, ठीक है। अब यहाँ पे R1 का मान कितना है, तो अच्छा 2π से 2π हटा देता हूँ, 2π से 2π दोनों तरफ 2π हटा दो, यहाँ बचा क्या, R1 प्लस में R2 बराबर में R, ठीक है। तो R1 कितना है, अभी हमारे पास 18 है, R2 कितना है 10 है, तो यहाँ पे 18 प्लस में 10 बराबर R, यही R ही निकालना है, हमसे क्या वृत्त की त्रिज्या निकालने को बोल रहा है, ठीक है। 18 और 10 कितना हो गया, 18 और 10, 18 दूनी 36 और 10, 18 और 10 28, ठीक है ना, 28, 28 बराबर R। तो हमारे पास 28 देखो भैया कहाँ पे आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ध्यान से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। हर चीज़ तो हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण अपने आप में, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। यहाँ पर वर्ग दिया गया है, बारंबारता दी गई है, बोल रहा है कि माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा बतानी है। ऊपरी सीमा बताने के लिए आप तो सोचोगे माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा है कौन सी, तो आप सोचोगे यार ये 29 होगा, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना यार, ऊपर देख लिया आंसर में तो 29 सबसे ऊपरी वर्ग लग रहा है, और यहाँ पे आंसर में तो 29 है ही नहीं। देखो भैया 29 कुछ नहीं होगा, आपको इसकी बारंबारता यानी कि संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, 0 से 5, फिर 6 से 11, फिर 12 से 17, और फिर 18 से 23, और फिर 24 से 29, ये है ना। अब आपको देखो ध्यान से, इसमें एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है, अब इसमें एक चीज़ आप नोट करोगे कि देखो यहाँ पे आपका डिफरेंस तो सभी बराबर है, 0 से 5 है, ठीक है, 5 का अंतर है, और 6 से 11 है, 5 का अंतर है, 12 से 17 है, 5 का अंतर है, 18 से 23 भी 5 का अंतर है, और 24 से 29 भी 5 का अंतर है। लेकिन जो है ये आपका एक्स आई की जो वैल्यू यानी वर्ग अंतराल जो दे रखा है, ये जहाँ से खत्म होता है यानी 5 पर खत्म हुआ है, तो 5 से यहाँ शुरू होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर 11 पे खत्म हुआ है, तो यहाँ पे 11 से शुरू होना चाहिए था। यहाँ पे 17 से खत्म हुआ है, तो यहाँ पे 17 से ही शुरू होना चाहिए था। तो इसमें है गड़बड़। अब इसको क्या करना है, हमको सतत बारंबारता बनानी होगी। तो सतत बारंबारता बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा है इसको हटाते हैं, और इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, निम्न सीमा जो होती है, ये लोएस्ट टर्म है, इसमें से माइनस करेंगे 0.5, ठीक है। और ऊपरी जो सीमा है, बड़ी वाली सीमा है, इसमें हम ऐड करेंगे 0.5, ठीक है। तो ये सतत बन जाएगी, और सतत जो बन जाएगी तो हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। तो अब देखिए समझ लीजिए इसको किस तरह से करने वाले हैं हम। अगर इसको हम 0.5 जो है घटाते हैं और 0.5 जोड़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 0 में से 0.5 अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.5 से ले करके, और ये 5 में 0.5 ऐड करोगे तो 5.5, समझ में आया। तो ये हमारे पास आ जाएगी। अगला क्या हो जाएगा, अगला जो होगा, अब यहाँ पर हमारे को क्या है, इसको करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा, नहीं है ना। देखो एक चीज़ नोट कर लें, ये बारंबारता, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, फिर इसके बाद में हमारे को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह लेगी। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, फिर हम इसको वापस देख लेंगे। देखिए टेबल बना लेते हैं इस तरह से, 3 हमारे को चाहिए, इसमें से 3 टेबल बना, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ पाए। अब देखो मैंने बताया जैसे कि हमारी जो पहला एक्स आई, ठीक है, फिर आपका एफ आई, फिर हमारा निकाल देंगे सी एफ, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो एक्स आई का मान तो हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये 0 से 5 है, तो यहाँ पे 5 से कुछ होना चाहिए था, और जो कुछ आता है, जो खत्म होता है, उसी से शुरू होती है अगली बारंबारता। तो हमने क्या करा, छोटी वाली संख्या में से -5 यानी छोटी यानी कि निम्न सीमा में से -0.5 किया, और ऊपरी यानी कि उच्च सीमा में +0.5 किया। दोनों तरफ हम जितना घटा रहे हैं जितना जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इस पर कोई फर्क नहीं डाल रहे हैं, और लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का 0.5 से ये जाएगा 5.5 तक, ठीक है। फिर अगला जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न सीमा में से माइनस इसमें से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपकी देखोगे तो यहाँ पे 5.5 आ गया ना। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखना है हमको, 5.5 से
11.5, ठीक है। और फिर 11.5 से आपकी हो जाएगी 17.5, और इसी तरह से फिर 17.5 से हमारी हो जाएगी 23.5, और इसी तरह से फिर 23.5 से ये हो जाएगी 29.5, ठीक है ना। तो हमने सब में ऊपरी निम्न सीमा में से 0.5 घटाया है और ऊपरी सीमा में +5 जोड़ा है। तो हमारी देखो जहाँ से खत्म हो रही है 5.5, तो देखो शुरू हो रही है 5.5 से, यहाँ पे 11.5 पे खत्म हुई तो देखो शुरू हो रही है 11.5 से। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई है ना, तो अब ये सही हो गया। अब हमारे को FI कितना दे रखा है, तो 13, फिर 10, 13 और फिर 10 और फिर दे रखा है आपको 15 और फिर दे रखा है आपको 8 और फिर दे रखा है 11। CF निकाल लें तो सबसे पहले 13 का 13 ही आ जाएगा, 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 23 और 15 कितना हो जाएगा, 23 और 15 आपका 38 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 और 3 5 और 3 8 और 2 और 1 3, ठीक है 38, और 38 और 8 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और 46 और 11 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे को करना कुछ भी नहीं है, अब n/2 निकाल लेते हैं, तो मैं n/2 इधर निकाल लेता हूँ, क्लियर। तो n/2 हमें निकालना है, तो यहाँ पर आपका n/2 निकाल लेते हैं। n/2 कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया 57/2। 57 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है ये हमारा 56 का आधा 28 और 1 का आधा 5, 28.5, ठीक है। तो 28.5 जो हमारे माध्यक वर्ग हमें अब पूछा है कि माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, माध्यक वर्ग हमें को निकालने के लिए हमारे को CF निकालना था। और ये देखो हमारा जो n/2 आया, जस्ट इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, 28.5 से जस्ट बड़ी, तो 28.5 से जस्ट बड़ी कितनी है, 38, दिख रहा है आपको। तो ये हमारे पास इसका 38 वाला लाइन देखिए कौन सी है, ये, ठीक है। ये वाली टेबल जो आप देख रहे हैं ये हो गई जस्ट बड़ी, जिसमें हमारा 28.5 से जस्ट बड़ा 38 है, ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर अब क्या पूछा है, ऊपरी सीमा। तो ऊपरी सीमा इसमें कौन सी है, देखो सीमा तो ये है भाई, इतने से इतने, इतने से, इसमें ऊपरी सीमा क्या है, ऊपरी सीमा है 17.5। तो ये हमारा आंसर भी सही हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया, सभी ने नोट कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसको देखेंगे अब। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर था वो हो गया 17.5। चलिए 18 क्वेश्चन, यदि कोस थीटा बराबर साइन थीटा और ये 0 के बराबर है, देखो थीटा का मान जो है वो बोल रहा है कि थीटा जो है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा। तो आपको क्या बताना है, तो कोण यानी कि थीटा का मान ही बताना है आपको, थीटा कितने डिग्री का होगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई, दोनों चीज़ें इसने क्या बोली है, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ कि साइन थीटा बराबर बोला इसने कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, ध्यान रखना। एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई। अच्छा, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, याद है ना ये आपको। चलो तो इस कॉस थीटा को बदल देता हूँ मैं, यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। सही है, कॉस थीटा की जगह मैंने क्या लिखा है, कॉस थीटा को बदल दिया साइन थीटा से, सब एक जैसा हो जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा ना। अब मुझे क्या करना है, साइन, इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, साइन से साइन हटा दिया तो हमारे पास बचा क्या, थीटा बराबर में 90 माइनस थीटा, ये बचा, ठीक है। मुझे मान निकालना है थीटा का, तो थीटा इधर से ले जाता हूँ, माइनस का थीटा उधर जाकर क्या हो जाएगा, थीटा तो इधर था ही और इधर वाला माइनस थीटा आके प्लस का थीटा बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 90, यानी कि 2 थीटा बराबर आ गया 90, यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया, 90/2, यानी कि थीटा का मान क्या आ गया 45। 90 को 2 से भाग दो 45 डिग्री, तो हमारे पास आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाना है। कोई दिक्कत, अगर 45, अच्छा ये थीटा का मान 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बढ़िए 19वें क्वेश्चन पे। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई 2x मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अच्छा, कोई छाया थी और जो है वो 2x यानी जो भी छाया थी उसकी दुगनी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से बदल करके 30 हो जाता है। यानी कि जब 45 था तो कुछ छाया थी, जब 30 डिग्री हुआ तो 2x ज़्यादा हो गई। मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है, तो सबसे पहले तो डायग्राम समझ लोगे तो ये मीनार की ऊंचाई तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए डायग्राम सबसे पहले समझिए, उसके बाद ही हम इसके सॉल्यूशन को बढ़ेंगे आगे करते हुए। तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा आपका, कि एक बिल्डिंग है, मीनार है कोई भी, है ना। सपोज़ करिए कि मैंने दे दिया कि यहाँ पर समझिए ये कोई मीनार है, ये मीनार है और भी लंबा मान लीजिए थोड़ा सा, ये रहा मीनार। समतल भूमि पर खड़ा है, ये समतल भूमि हम मान लेते हैं, समतल भूमि आपकी मान ली हम। इस समतल भूमि पे खड़ा है, ये समतल भूमि पे खड़ा एक मीनार,
कि छाया की लंबाई, अब ये मीनार है, अब इसके पीछे कहीं ना कहीं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कहीं सूरज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सूरज है। अब ये सूरज हमेशा बदलता रहता है, जानते ही हो। तो जब ये सूरज था स्टार्टिंग में, जब क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 से घट करके, ध्यान देना, जब ये छाया की जब इसकी छाया बन रही थी स्टार्टिंग में, तो कोण कितना था, 45 डिग्री। तो मैं पहले, सबसे पहले जब ये पहली छाया थी तो कोण था 45 डिग्री। ध्यान रखना, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको समझना। तो ये कोण मेरे को उसने बोला था कि ये 45 है। लेकिन जब ये सूर्य थोड़ा-सा आगे की तरफ शिफ्ट होता है, ये सूर्य यहाँ से कहीं और आगे, यानी पृथ्वी घूमती है तो सूर्य से दूर जाती रहती है, छाया बदलती रहती है। हर जानते ही हो आप तो अच्छी तरह से, इसको तो मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं। मान लो सूरज इधर चला गया, तो छाया जो है लंबी हो जाएगी। तो छाया क्या हो गई, लंबी हो गई, और कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो, 30 डिग्री हो जाती है। लंबाई लेकर के 30 डिग्री हो जाती है। तो पहले जो छाया थी, यहाँ से वो 30 डिग्री हो जाती है। तो अगर मैं वापस से बात करूँ तो छाया जो है इस तरह से जा कर के आगे कितनी बन गई, 30 डिग्री की बन रही है। तो अब मैं बता रहा हूँ, जो एंगल चेंज हुआ अब वो हुआ 30 डिग्री, जो क्वेश्चन में दिया गया है। और जब ये 30 डिग्री हुई तो जो पहले वाली छाया थी, ठीक है, और जो अब छाया बनी, ये कितनी हो जाती है, 2x लंबी हो जाती है, जो कि क्वेश्चन में दिया है, 2x मीटर लंबी हो जाती है। तो ध्यान रखना है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ए से लेकर के बी तक जो है, ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। जो और बी से लेकर के जो आपका ए बी, और ये मान लिया मैंने, ये सी है, ठीक है, इसको सी मान लीजिए, ये सी है। और सी से लेके डी जो है, इसकी छाया की लंबाई 2x हो जाती है। पहले तो सी तक थी और फिर ये डी हो जाती है। अब क्लियर हो गया डायग्राम, अब आराम से निकाल लोगे आंसर। चलो, इसमें कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं त्रिभुज जो बड़ा वाला है, देखिए ध्यान से। त्रिभुज ले लेते हैं ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर क्या है, ये आपका लंब है और ये क्या है, आपका आधार है। समझ में आ गया। और लंब और आधार में आपका एक रिलेशन पाया जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है आपका क्या होता है, टेन का होता है। तो यहाँ पे टेन, अच्छा टेन कितना है, 45 है ना, तो 45 बराबर लंब कितना है, लंब है ए बी, तो ए बी बटे में आधार, परपेंडिकुलर अपन में बेस, आधार कितना है, सी बी या बी सी, ये लिखिए बी सी, ठीक है। टेन 45 जो है ये आ गया, क्लियर हुआ आपको। और टेन 45 का मान क्या होता है, एक होता है। तो ये हो गया एक बराबर में ए बी बटे में बी सी, क्लियर हुआ। हमको ये लंबाई निकालनी है, वो बोल रहे हैं मीनार की ऊंचाई निकालनी है, हमको ये लंबाई निकालनी है, लंब निकालना है, ठीक है, ए बी की हाइट निकालनी है। अच्छा, तो यहाँ पे हम त्रियक गुणा करें तो मेरे को दिख रहा है कि बी सी बराबर ए बी हो जाएगा। हम इसलिए यहाँ से कह सकते हैं कि भैया बी सी बराबर, तो आपने ए बी हमने प्राप्त कर लिया। इस इक्वेशन को आप एक मान लीजिए, रखिए ध्यान में। उसके अलावा क्या है, अगर हम त्रिभुज दूसरा देखें तो त्रिभुज दूसरा कौन सा बन रहा है, ए बी सी तो हमने ले लिया। अब क्या लेंगे, तो हम लेते हैं ए बी और डी, बड़ा वाला ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी को देखते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज जो है ए बी डी, अब ए बी डी पहले हमने कौन सा लिया था, त्रिभुज लिया था ए बी सी, ए बी सी। अब ले रहे हैं त्रिभुज ए बी और डी। त्रिभुज ए बी डी में अब टेन का हम, ये तो इसके लिए तो लंब यही रहेगा, आधार बढ़ जाएगा, बी से डी हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है ना। तो यहाँ पर हम कह देंगे टेन 30 डिग्री, क्योंकि भाई यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का है। ए बी डी ले रहे हैं, डी पर कितना एंगल है और लंब कितना है, ए बी, तो लंब तो ए बी ही है, आधार बदल गया, बी से डी हो गया, तो हमने लिखा ये बी डी हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब करना क्या है, कुछ नहीं, बी डी तो हमें पता है। देखो टेन 30 जो है, इसको हम जानते हैं कि टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ए बी बटे में बी डी कितना है, बी से लेके डी तक कितना दूरी है, तो बी से लेके डी तक की दूरी जो है 2x प्लस में बी सी है। देखो 2x प्लस में बी सी है, ध्यान रखो। तो बी डी को क्या लिख रहा हूँ मैं, 2x प्लस में बी सी, ध्यान देना है आपको, 2x प्लस में क्या है, ये बी सी, क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, यहाँ से सॉल्व। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो गया आपका 1/√3 और ए बी और 2x बी सी। अब यहाँ पे देखो, इस समीकरण एक में ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है क्या, ये देखो बी सी बराबर ए बी है, तो ऊपर ए बी है और नीचे जो है आपके पास में क्या है, बी सी है। तो बी सी को ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं ना आराम से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको या तो बी सी बना दो या तो ए बी की जगह बी सी लिख दो। तो ए बी की जगह बी सी लिख दो, समीकरण एक से क्या करेंगे हम, 1/√3 बराबर ए बी की जगह, इस ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बी सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं बी सी बटे में 2x प्लस में बी सी, समझ में आ गया। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे कर लें और ऐसे कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 2x प्लस
BC इक्वल्स टू √3 BC। अब इसमें से हमको क्या BC एक तरफ ले लेते हैं, 2x एक तरफ ले जाएगा, तो यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ 2x बराबर क्या हो जाएगा √3 BC। ये तो है ही, और इधर से प्लस का BC है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का BC। देखो हमें या तो आप BC निकालिए या फिर AB निकालिए, बात एक ही है, क्योंकि BC और AB दोनों बराबर है। अगर BC की वैल्यू आ जाती है तो वो AB के बराबर है, यानी कि हम कहेंगे कि BC की जो वैल्यू है वो AB के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने पहले ही निकाल लिया था कि BC और AB बराबर है। तो आप यहाँ पर BC की जगह AB भी लिख सकते हैं, और मैंने क्या लिखा है AB की जगह BC लिखा है, बस कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें क्या करना है हमको, 2x बराबर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाए 2x बराबर, यहाँ पे 3 √BC माइनस BC है ना, तो BC मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो BC कॉमन ले लिया, तो मेरे पास √3 - 1 बच गया ब्रैकेट के अंदर, सही है। अगर ये बच गया तो यहाँ पे मेरे को BC की वैल्यू निकालनी है, चाहे तो आप चाहे तो BC को AB में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC यहीं छोड़ूंगा तो ये चला जाएगा 2x बटे में √3, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि BC बटे में 2x बटे में √3 - 1, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आपने एक चीज़ तो सीखी है कि हम अंडर रूट नहीं नहीं छोड़ते हैं, और ना ही हमारे ऑप्शन में इस तरह का आंसर है, तो हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण करने के लिए हम जानते ही हैं क्या यूज़ करते हैं, नीचे वाले जो संख्या है उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो √3, और ये माइनस का है तो प्लस वाले से करेंगे, अपॉन में √3 और यहाँ पे +1, ठीक है, माइनस प्लस उसी से कर दिया, काट दोगे तो वापिस यही बन गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे। आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है A - B इंटू A+B बराबर होता है A² - B², ये होता है। तो यहाँ पर देखो आप, ये प्लस वाला है और यहाँ पर देखो ये वाला माइनस वाला है, तो ये कैसे बन जाएगा, इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर BC का जो मान आएगा, BC बराबर क्या आ जाएगा, अब ध्यान दो, यहाँ पे तो आपका 2x तो है ही, ठीक है, और यहाँ पे गुणा में आपका √3 - 1 बटे में क्या होगा, बटे में ये और ये, ठीक है, दोनों √3 और √3 का जो है A का स्क्वायर हो जाएगा। A इसकी जगह ये है, इन दोनों में A है, और ये जो है 1 माइनस का और 1 प्लस का B है, तो A का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 में से घटा दीजिए, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 2x इंटू √3 - 1 अपॉन में 3 में से 2 गया 2, अब 2 से 2 कट, 2 से ये कट जाएगा आगे वाला, इस 2 से और ये 2 कट गया, तो मेरे पास जो BC का आंसर आया, यानी कि BC बराबर क्या हो गया √3 - 1 इंटू x, ठीक है, इसके साथ क्या है x गुणा में है, तो x गुणा में √3 - 1 जो है हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा है, √3 - x, 3 - x, ये रहा, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेलने में प्रयोग की जाने वाली शटलकॉक चिड़िया का आकार निम्नलिखित में से किसका संयोजन है। तो आपने बैडमिंटन का चिड़िया तो देखा ही है, बैडमिंटन की चिड़िया कैसी होती है, ऐसे होती है, ठीक है, पीछे क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा कॉक लगा रहता है इस तरह से, और जो है ये चिड़िया आपकी इस तरह से होती है, इस तरह की होती है। आप देख सकते हो कि इसमें जो है एक अर्धगोला है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला क्या है, हाफ सर्किल है, अर्धगोला है ये वाला, और बाकी ये जो है शंकु का छिन्नक है। शंकु का छिन्नक जो होता है वो इस तरह का होता है, और शंकु जो होता है वो इस तरह का होता है, अर्धगोला जो है वो इस तरह का होता है। तो ये छिन्नक के ऊपर ये टोपा लगाया हुआ ना, ये आपकी चिड़िया है, तो हम कह सकते हैं कि ये छिन्नक प्लस में अर्धगोला है। तो यहाँ पर छिन्नक और अर्धगोला, चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने, बेलन फैलन तो है नहीं, गोला और शंकु नहीं है, शंकु का जो होगा आकार वो कोना होता है, छतरी बिल्कुल आपकी, वो ये जो टॉप होता है ना ये कोना, आपने बर्थडे टोपी पहनी है ना वो शंकु है, बर्थडे टोपी आइसक्रीम कोन वाली खाई है वो आपका कोन होता है, कोन को ही हम हिंदी में शंकु बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये MCQ हो गए। आइए वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1, 2 और 0,0 और XY संरेखीय हैं। मॉडल पेपर देखना, आपको मॉडल पेपर में मैंने मॉडल सेट्स जो करवाए हैं ना आपके बोर्ड के, उसमें सारे सॉल्यूशंस मैंने दिए हुए हैं बेहतरीन तरीके से, उनमें से क्वेश्चंस अगर आप समझ जाओगे तो इनको आसानी से निकाल लोगे। ख पार्ट देखिए, इसमें संकलन चित्र जो है ये दिया गया है, इसमें एक ये दोनों बराबर कर दिए हैं, 1/3 के बराबर है। यहाँ पर DC जो है 1.5 सेंटीमीटर है, तो AB का मान आपको निकालना है, ठीक है। क पार्ट देखिए, मान ज्ञात कीजिए, इसमें जो है आपको 5 कोस स्क्वायर 60, ध्यान रखना कि मैंने टेबल बताई थी, टेबल याद कर लेना, प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस में कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। अगला जो है, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है, परिधि वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, क्षेत्रफल का क्या होता है πr², ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है परिधि दे रखी है, ठीक है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले r निकालना पड़ेगा। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और ये दे रखा है आपको 22,
ठीक है, 22 सेंटीमीटर। अब ये 22 दे रखा है तो यहाँ से आप निकाल लोगे, पाई का मान 22/7 होता है, इधर से उधर करोगे तो सब कुछ कट कुट के आर का मान आ जाएगा, और आर का मान इसमें रखोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। निम्नलिखित 12 बंटन का जो बहुलक आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिए गए हैं ये संख्या, इसमें x का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी जो मैंने अब इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग, ठीक है। समांतर माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग कह सकते हैं, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, ठीक है। ये होता है हमारा समांतर माध्य, ठीक है। तो समांतर माध्य तो आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। और संख्या कितनी है, तो 8 + 10 + 5 + 15 + 13 + x कर दोगे, और कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 6 कर देना, x का मान निकल जाएगा, मैथमेटिक्स से सॉल्व कर देना, ठीक है। आगे जो है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी 5 खंडों करना है, तो यहाँ पर जो 4 अंकीय प्रश्न है, सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है। 2 अंकों की संख्याओं का योग जो है 9, और संख्याओं के अंकों का परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, 2.0 सेंटीमीटर और 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त खींचिए, और ये वाला मैंने मॉडल पेपर में क्वेश्चन करवाया, उसको समझ लेना ढंग से। उसके बाद जो है यहाँ पर बंटन दिया गया है, मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है, और इसमें जो है आपको बारंबारता f को ज्ञात करना है, इसमें जो f मिसिंग है ना, इसको आपको प्राप्त करना है। इसके बाद जो है सिद्ध करना है कि आपकी ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद इसमें से आपको कोई भी 4 ही करने हैं, ध्यान रखें 5 ही करने हैं, ठीक है, 5 खंडों को करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जो आपको ईजी लगता है, आसानी से कर सकते हैं, उसी को छेड़ना, एग्जाम में टाइम खराब मत करना, थोड़ा सा लेंदी पेपर रहेगा आपके लिए, ये ध्यान रखना। अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कत होने वाली है मैथ के एग्जाम में। संलग्न चित्र में जो है ABCD का जो है, ABCD एक समलंब है, जिसमें जो है AB समानांतर है DC के, और असमांतर भुजा जो है आपका AD, ठीक है। ये AD जो है और BC असमांतर भुजाएं हैं, इस तरह से बता रखा है। तो इसको दर्शाना है कि AE/ED, इस तरह का MCQ हमने किया था, अब आप समझ जाओगे कि कैसे करना है। इसके बाद आ जाइए, एक आयताकार वाला जो क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया हुआ है, तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है, बेहतरीन है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वीडियो हम करेंगे, उसमें और बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि वो कोड भी आ चुका है। तो यहाँ पे अथवा पाठ है, विलोपन विधि द्वारा इसको हल करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु, अच्छा ठीक है, ये मीनार वाला जो क्वेश्चन अभी हमने करा था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उन्नयन कोण और 49 कोण वाला, तो यहाँ पर आपका उन्नयन कोण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद इसके अथवा पाठ में कोई एक ही करना है, चौथे में से भी। यहाँ पे मीनार का आधार दे रखा है आपको, उससे 25 मीटर दूर कोई समतल पर स्थित 2 बिंदुएं हैं, A और B, सीधे रेखा हैं, और उन पर उन्नयन कोण एक दूसरे को एक कोटि पूरक है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद जो 5वां प्रश्न है, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। इसके बाद जो है अथवा पाठ में, और ये अंतिम प्रश्न है आपका, तो इसमें जो है क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के, जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं, अवनमन कोण अल्फा है और बीटा है, ठीक है। सिद्ध करना है कि हवाई जहाज की ऊंचाई जो है ये किलोमीटर होगी। तो इस तरह का प्रश्न पत्र है। आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जितने भी प्रश्न पत्र आपको दिए जा रहे हैं, अगर आप 100% परिणाम चाहते हैं तो उनको आप सॉल्व कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। बुक नहीं उठानी है, जो पेपर आपको बताए जा रहे हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।